बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार में राजनीतिक पारा हाई हो गई है क्योंकि आरजेडी ने नीतीश कुमार को सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आरजेडी ने नीतीश कुमार को कहा कि आइए आप हमारे साथ मिलकर के सरकार बनाइए, जहां खुला ऑफर दे दिया है। आपको बता दें कि सावन का महीना चल रहा है और आरजेडी के एक विधायक मुकेश रोशन ने ये बयान देकर के सियासी पारा को बढ़ा दिया है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए खुला ऑफर दे दिया है। यह इनके इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुकेश रोशन ने कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आए, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने भगवान का भी नाम लिया। उन्होंने कहा है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे, भोले बाबा उनके ऊपर कुछ जंतर मंतर फेंके, उनके ऊपर कुछ असर हो कि फिर से वे महागठबंधन परिवार में आ जाए। भाजपा जो उनको ठगने का काम किया है वो इसको छोड़ने का काम करें। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में आए, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। दोस्तों बिहार में बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि जिन नेताओं की उम्र 70 साल को पार हो चुकी है उनको युवाओं को चुनाव में मौका मिलना चाहिए, मौका देना चाहिए। आपको बता दूं कि अश्विनी चौबे बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया था। उनकी उम्र 71 साल है। अश्विनी चौबे की जगह बक्सर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को लड़ाया था, जिन्हें आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने हरा दिया। आपको बता दूं कि अश्विनी चौबे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब वे पार्टी की मजबूती और फिर देश निर्माण के काम में लगे हैं। अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि उनका व्यक्तिगत विचार है कि जिनकी भी आयु 70 साल को पार हो चुकी है वे युवाओं को चुनाव में मौका दें। जो उन्होंने कहा कि वे युवाओं को चुनाव में मौका देना चाहते हैं। बिहार की करीब सभी नदियां उफान पर है। कोसी, बागमती, गंडक नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि गंगा और फिर सोन नदी उफान पर है। जन नदियों के बढ़ते जलस्तर के बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक बिहार की सभी नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ है। जब वीरपुर बैराज में कोसी नदी का जलस्तर बुधवार को सुबह 10 बजे 1,55,900 क्यूसेक था, जबकि दोपहर 2 बजे बढ़कर के 1,89,885 क्यूसेक पहुँच गया। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। वाल्मीकि नगर बैराज में गंडक नदी का जल स्राव सुबह 10 बजे 1,39,400 क्यूसेक था, जो दोपहर 2 बजे बढ़कर के 1,42,100 क्यूसेक पहुंच गया है। जहां नेपाल और बिहार के कई क्षेत्र में हो रही बारिश से गंडक, कोसी, बागमती और फिर कमला बलान कई स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बह रही है। दोस्तों विनेश फोगाट को रेसलिंग खेल से ओलंपिक में बाहर कर दिया गया है। अब इसको लेकर के देश में सियासी पारा गरमाया हुआ है। आपको बता दूं कि इसको लेकर के सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का चक्रव्यूह करार देते हुए गहरी साजिश की आशंका जताई है। जब पटना में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने पोस्टर लगाया है जिसमें विनेश फोगाट के आयोग करार दिए जाने के लिए जब बीजेपी को इसका दोषी मान रहे हैं कांग्रेस नेता। पोस्टर में पूर्व WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बहाने भाजपा को घेरने की कोशिश की गई है। इसमें लिखा गया है कि चक्रव्यूह राजनीति से लेकर के खेल के मैदान तक। इसके आगे पोस्टर में लिखा कि सुना हुआ नहीं, दिखता आपातकाल। हालांकि विनेश फोगाट के आयोग करार दिए जाने के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट शेयर करके उनके प्रदर्शन की तारीफ की थी। जब पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन है, आप भारत का गौरव है और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की असफलता दुख देती है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रवृत्ति है। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर के वापस जाओ। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। जिन जिलों में जमीन सर्वे का काम नहीं हुआ था उन जिलों में सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत सर्वे कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आप सर्वे कैंप में जाकर के फॉर्म जमा कर सकते हैं। जमीन सर्वे को लेकर के 5 नियम हम आपको बता दे रहे हैं, जो कि पुश्तैनी संपत्ति को लेकर के है कि भूधारियों को जमाबंदी संख्या का ब्यौरा, मालगुजारी रसीद की कॉपी, खतियान का नकल जमा करना होगा। अगर उपलब्ध हो तो जमा करना होगा। आपको बता दें कि जमीन अगर पुश्तैनी है तो फिर आपको वंशावली बनानी होगी। वंशावली के
के सत्यापन के बाद जमीन का सर्वे किया जाएगा। वहीं पर जमीन अगर पुश्तैनी है तो आपको संबंधित दस्तावेज का ब्यौरा और फिर आधार कार्ड की कॉपी के साथ शिविर में उपस्थित होना होगा। जमीन अगर पुश्तैनी है तो फिर आवश्यकता अनुसार मृत जमाबंदी, रैयत का मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली प्रमाण पत्र भी भर करके जमा करना होगा। वहीं पर जमीन अगर पुश्तैनी है और फिर आपके पास जमीन का कागजात नहीं है तो आप बिहार भूमि की वेबसाइट से जमीन का कागजात निकाल सकते हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मौसम बिगड़ने वाला है। जब मौसम विभाग ने बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। जहां खबर के अनुसार आज बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई एवं बांका में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है और फिर कुछ स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है। आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंरक्षण क्षेत्र का विकसित होने के साथ प्रदेश में यानी कि बिहार में गरज तरक के साथ वर्षा होगी, इसलिए खराब मौसम के दौरान घर से बाहर ना निकले, साथ ही साथ हरे पेड़ पौधे और फिर बिजली की खंभे से दूर रहें क्योंकि वज्रपात के भी आसार हैं। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के दरभंगा में वर्ल्ड क्लास आईटी पार्क बनकर के तैयार हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस आईटी पार्क में 2 कंपनियों ने अपने दफ्तर भी खोल दिए हैं। जहां खबर के अनुसार दरभंगा के रामनगर में 9 करोड़ 24 लाख की लागत से वर्ल्ड क्लास आईटी पार्क बनाया है। जहाँ इस आईटी पार्क को बेंगलुरु के आईटी पार्क की तरह आधुनिक बनाया गया है। जहाँ इस पार्क में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। वहीं पर अब तक यहाँ मिथिला स्टेक और फिर अभी केयर 2 कंपनियों ने अपना दफ्तर भी खोल दिया है, जबकि विदेशों की 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियों की आवेदन विचाराधीन है। जल्द ही इस पार्क का उद्घाटन किया जाएगा, इसकी तैयारी की जा रही है। दरअसल बिहार के दरभंगा में बने इस आईटी पार्क का नाम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया रखा गया है। इसके निर्माण से बिहार समेत पूरे मिथिला के आईटी सेक्टर से जुड़े युवाओं को जॉब के लिए बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम जैसे महानगरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें यहाँ ही नौकरी मिलेगी। दोस्तों, आयुष्मान भारत पीएम नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिहार में भी सीएम नीतीश कुमार ने सभी राशन कार्ड धारियों को इस योजना का लाभ दिलाने का आदेश दिया है। 2025 चुनाव से पहले इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार अभियान चला रही है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर ढिलाई की वजह से आयुष्मान को अभियान को धक्का लग रहा है। जब बिहार में विशेष अभियान चलाए जाने के बाद भी 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है। जब स्वास्थ्य विभाग ने 18 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चला करके 1 करोड़ 15 लाख नया आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था। 30 जुलाई तक 33 लाख ही आयुष्मान कार्ड बन सके थे। इस कारण विभाग ने विशेष अभियान को 7 अगस्त तक बढ़ा दिया था। 7 अगस्त तक भी 55,49,773 आयुष्मान कार्ड ही बनाए जा सके हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है कि छठ पर्व के समय आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस समय बिहार के बाहर रहने वाले लाभार्थी भी गाँव आते हैं। जब विशेष अभियान के तहत जन वितरण प्रणाली की दुकानों में लाभार्थी के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे थे। किसी भी दिन लाभार्थी आयुष्मान कार्ड वसुधा केंद्र पर बनवा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में पुल क्यों गिर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, मगर दिक्कत यह है कि जवाब आखिर देगा तो देगा कौन? क्योंकि बिहार में पिछले 1 महीने के अंदर 10 से अधिक पुल गिर चुके हैं। अब तक कोई भी इसका कोई जवाब नहीं आया है। ताजा मामला फिर से एक कटिहार से सामने आया है। कटिहार में भी एक पुल गिर चुके हैं। जब कटिहार में 10 दिन पहले ही एक पुल ढलाई हुआ था और अब ये पुल जाकर के गिर गया है। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण हो रहा है। ऐसे में पुल के ढलाई के 10 दिन बाद ही पुल गिरने से क्षेत्र में कई तरह की चर्चा है। जिलाधिकारी के पास इस बात की जानकारी नहीं है। जहां बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने से निर्माण कार्य का हिस्सा गिरा है। जब बिहार में इस तरह के हादसे कई सालों से लगातार हो रहे हैं, सरकारें बदलती रही है मगर पुल गिरने की घटनाएं लगातार सामने आती रही है। चाहे वो राजद की सरकार हो या फिर जदयू की सरकार हो या फिर जदयू भाजपा की सरकार हो, ये सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दूं कि सबसे पहले 27 जून को किशनगंज जिले में एक पुल गिरा था। जब किशनगंज के जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने बताया है कि बहादुरगंज प्रखंड स्थित ये पुल 70 मीटर लंबा था और 12 मीटर चौड़ा था। ये पुल 2011 में कनकई नदी को महानंदा से जोड़ने वाली एक छोटी सी सहायक नदी मड़िया पर बनाया गया था। नेपाल में जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण जलस्तर अचानक बढ़ने से पुल के खंभों में से एक तेज धारा का सामना नहीं कर सका और गिर गया। बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के किसानों को कई चीजों की खेती पर बम्पर सब्सिडी दे रही है। जब बिहार के किसान इसका लाभ लेकर के खेती कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। जब बिहार में प्रति हेक्टेयर केला की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 46,875 रूपए एवं द्वितीय वर्ष के लिए 15,625 रूपए मिलेगी, बिहार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वहीं पर बिहार में प्रति हेक्टेयर आम की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष पहला साल 18,000 रूपए और दूसरे और तीसरे साल 6,000 रूपए मिलेंगी। वहीं
पर बिहार में प्रति हेक्टेयर पपीता की खेती के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। प्रति हेक्टेयर पपीता की खेती के लिए अनुदान की राशि पहला साल 33,750 रुपए तथा दूसरा साल 11,250 रुपए मिलेगा। वहीं पर बिहार में प्रति हेक्टेयर अंजीर की खेती करने के लिए अनुदान की राशि पहला साल 30,000 रुपए जबकि दूसरा साल 10,000 तथा तीसरा साल 10,000 रुपए मिलेगा। वहीं पर बिहार में प्रति हेक्टेयर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुदान की राशि पहला साल 1,80,000 रुपए तथा दूसरा साल 60,000 रुपए तथा तीसरे साल 60,000 रुपए मिलेगा। वहीं पर बिहार में प्रति हेक्टेयर स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुदान की राशि 3,36,000 रुपए मिलेगी। इसका लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरा करना होगा आपको। बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 4 और जिलों में चाय की खेती की जाएगी। इसके लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार कृषि विभाग ने बिहार के अररिया, पूर्णिया, सुपौल और कटिहार जिलों में चाय की खेती का विस्तार करने की योजना बनाई है। इससे इन जिलों के किसानों को बहुत फायदा होगा और फिर इन जिलों के किसान चाय की खेती करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इन जिलों के किसानों को न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर और फिर अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए अनुदान का लाभ दिया जाएगा। 2,47,000 रुपए सरकार की प्रति हेक्टेयर अनुदान 2 किस्तों में सरकार किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे किसानों को चाय की खेती करना आसान होगा। दरअसल सरकार के द्वारा चाय की खेती के लिए 2,47,000 में 75% की राशि प्रथम किस्त के रूप में भुगतान किया जाएगा, जबकि बचे हुए 25% राशि चाय के पौधे के 90% जीवित रहने पर दिए जाएंगे। इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में पिस्तौल लेकर के बच्चों के स्कूल आने की एक और घटना सामने आई है। आपको बता दूं कि बिहार के वैशाली जिले के बिदुपुर में एक छात्रा ने न केवल पिस्तौल लेकर के स्कूल पहुंची बल्कि रील बनाने के दौरान उसने फायरिंग भी की। शुक्र रहा कि फायरिंग में कोई भी हताहत नहीं हुआ। बिदुपुर के एक हाई स्कूल में हुई इस वारदात के बाद स्कूल प्रबंधक इस मामले की लिपापोती में जुटा हुआ। बताया जाता है कि छात्रा स्थानीय दबंग परिवार से है। ऐसे में स्कूल प्रबंधक इस मामले को ज्यादा तुल देने से बच रहे हैं। अब तक इस मामले में किसी थाने में कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। कुछ माह पहले भी सुल्तानपुर पचकठिया गांव में विद्यालय में एक शिक्षिका द्वारा रील्स बनाने के मामले में तुल पकड़ा था। उस वक्त भी स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को रफा दफा कर दिया था। जानकारी के अनुसार 10वीं की छात्रा स्कूल की छुट्टी रील्स बनाने के लिए स्कूल बैग में छिपा करके पिस्तौल लेकर के आई थी। जैसे ही दूसरी घंटी समाप्त हुई, वह क्लास से निकल करके स्कूल कैंपस में ही पिस्तौल के साथ रील्स बनाने लगी। इस दौरान उसका हाथ ट्रिगर पर चल गया था और फायरिंग हो गई थी। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। जी हां, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है। गौरतलब है कि कुश्ती महिला वर्ग के 50 किलोग्राम के फाइनल मैच से पहले देश की बेटी विनेश फोगाट को 100 ग्राम से ज्यादा वजन होने की वजह से उसको बाहर कर दिया गया था। इसकी वजह से उन्हें फाइनल मैच नहीं खेलने दिया गया। ये खबर सुनते ही वे बदहवास हो गई और फिर इसके बाद भारतीय खिलाड़ी को अस्पताल में एडमिट कराया गया। इस बीच उनकी शाम को तस्वीर सामने आई जिसमें वे स्वस्थ दिखी और उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात भी की। वहीं पर विनेश फोगाट ने एक ट्वीट भी किया है अपने मां के नाम। विनेश फोगाट ने ट्वीट करके लिखा है कि मां, मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अब अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। दोस्तों, अगर आप एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि आपके अगर पास कोई भी व्यक्ति आपको दिखे तो उनसे आप बिल्कुल भी छुपा करके पैसे निकालें, एटीएम पिन दर्ज करें और किसी को भी एटीएम ना दें। क्योंकि एक ऐसा ही मामला सामने आया है भागलपुर से। यहाँ पर भागलपुर में एक महिला से एटीएम में ही उसके एटीएम कार्ड को किसी दूसरे लोगों के द्वारा अदला बदली करके एटीएम से लगभग 50,800 रुपए निकाल लिए जाते। वही पर पीड़िता के साथ हुई इस घटना को लेकर के स्थानीय थाने से लेकर के साइबर थाने तक के चक्कर लगाती रही, लेकिन किसी के द्वारा उसे केस तो दूर लिखित आवेदन तक नहीं लिया गया। जब वहीं पर थक हार करके पीड़िता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची, तब जाकर के उसे आश्वासन मिला कि आपका केस दर्ज कर लिया जाएगा। ये मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है। तो ऐसे में अगर आप भी जब भी एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए तो आप सतर्क रहें। आपके अगर पास कोई भी व्यक्ति अगर आपको दिखे तो उनसे आप दूरी बना ले, पहले उनको पैसे निकालने के लिए दे, या नहीं तो अगर आपको इमरजेंसी हो तो आप उसको बिल्कुल भी एटीएम कार्ड ना दें। अगर आपको नहीं आता हो एटीएम कार्ड से पैसे निकालना तो आप बिल्कुल भी ना जाएं, नहीं तो हो सकता है कि आपको लेने के देने पड़ जाए।
दोस्तों अगर आप ट्रेन का सफर कर रहे हो तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ट्रेन में छिनतई का मामला सामने आ रहा है। जहाँ ट्रेन से यात्री से लूटपाट की का मामला सामने आया है। ये मामला पटना से सामने आया है। तो ऐसे में अगर आप भी कहीं पर ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सावधान रहे, सतर्क रहे, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह की घटना घट सकती है। दरअसल पटना के अथम गोला स्टेशन के पास बुधवार की शाम हथियारबंद अपराधियों ने कमला गंगा इंटरसिटी ट्रेन में घुस करके यात्रियों से लूटपाट। इस दौरान विरोध करने पर एक स्वर्ण कारोबारी को पिस्तल के बट से मार करके घायल कर दिया। इसके साथ ही 3 लाख की ज्वेलरी और 30,000 कैश लूट लिए। घायल व्यवसायी को बार अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहाँ पीड़ित ने बताया है कि अथम गोला स्टेशन के पास मेरी दुकान है। दुकान बंद करने के बाद ट्रेन से घर जा रहा था। स्टेशन से गाड़ी खुलते ही 10 मिनट बाद 8 की संख्या में हथियारबंद अपराधी बोगी में घुसे यात्रियों से लूटपाट शुरू कर दी। जब पीड़ित ने आगे बताया है कि विरोध करने पर पिस्तल के बट से सिर पर मारा। जब मेरे पास एक बैग था जब उसमें 3 लाख की ज्वेलरी और 30,000 रुपए कैश था, जिसे छीन करके सभी फरार। यह घटना की सूचना बाढ़ DRP को दी गई है। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के टाउन थाना क्षेत्र की दौला पंचायत के अंतर्गत जन्मजय गांव में वार्ड नंबर 17 में एक किसान के घर में देर रात लाखों रुपए की लूट की घटना हुई है। 6 से अधिक की संख्या में आए बदमाशों ने बंदूक की नोक पर घर के मालिक को बंधक बना लिया। इसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया है। यह घटना लगभग देर रात की है। वहीं पर आधे घंटे के अंदर घटना को अंजाम देकर के 6 से अधिक बदमाश मौके से फरार हो गए। टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंच करके मामले की जाँच में जुट गई है। पीड़ित शमशेर आलम ने बताया है कि रात को 11:30 बजे बदमाश घर में घुसे और मेरे भैया को बांध करके फेंक दिया गया। उसके बाद मेरे दूसरे भाई को घर में लेकर के आया। मेरे बड़े भाई को भी मारा और मुझे भी मारा। इसके बाद ये लोग घर का सामान निकालने लगे। मेरे घर में 1,37,000 रुपए नगद था। चांदी और सोना 25,000 से 30,000 रुपए के आसपास का था। उसे लेकर भी फरार हो गए। वहीं पर भतीजा मोहम्मद शाहिद आलम ने बताया है कि 6 से अधिक की संख्या में डकैत ने आकर के घटना को अंजाम दिया। वहीं पर डकैत के पास 3 बंदूक, 1 हथौड़ा था। बंदूक की नोक पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर के किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में राजमार्ग एक्सप्रेसवे के निर्माण, राजमार्ग की मरम्मती और राजमार्गों पर दुर्घटनाओं से सुरक्षा के प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसमें पटना से पूर्णिया तक एक्सप्रेसवे, सिलीगुड़ी तक किशनगंज होते हुए एक्सप्रेस एक्सटेंशन, किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में तेजी, NH 327E पर पड़ने वाली सभी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र और फिर चौक चौराहों पर सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं से बचाने के लिए प्रबंधन जैसे काम पर तेजी लाने को कहा है। इसके साथ ही किशनगंज में NH 27 के सर्विस रोड के चौड़ीकरण मार्गों पर संसद ने कार्रवाई करने को लेकर के पत्र सौंपा है। वहीं पर पत्र में किशनगंज नगर के पास रामपुर में NH 27 से बहादुरगंज में स्थित NH 327E को जोड़ने वाली 4 लेन प्रोजेक्ट का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने को लेकर के कहा गया है। दोस्तों एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मुलाकात की है। यह मुलाकात पटना के बोर्डिंग रोड स्थित एक MLC के आवास पर हुई है। इस दौरान 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। शहाबुद्दीन के निधन के बाद एक साथ लालू और तेजस्वी यादव के साथ हिना साहब की ये पहली मुलाकात है। इस मुलाकात को हिना साहब और लालू परिवार के बीच बिगड़े संबंध को फिर से मजबूत करने की कोशिश बताई जा रही है। आपको बता दें कि हिना साहब को RJD लगातार नजरअंदाज कर रही थी। यहाँ तक कि हिना साहब को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया था, जिससे हिना साहब नाराज हो गई थी। एक पप्पी दो और छुट्टी की चिंता खत्म, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है एक टीचर का। जी हाँ, एक मैनेजर और टीचर का ये कहना है कि एक पप्पी दे दो, उसके बाद आपकी छुट्टी मुकम्मल। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, बिहार से नहीं उत्तर प्रदेश का। लेकिन ये मामला काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इसलिए सोचे कि आपको भी बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक प्राइवेट इंटर कॉलेज का शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कॉलेज का मैनेजर ऑफिस में महिला टीचर से अश्लील हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मैनेजर महिला टीचर से अश्लील इशारा करते हुए पप्पी मांग रहे हैं। जी हाँ, ये घटना तब वायरल हुई जब महिला टीचर मैनेजर से आधे दिन की छुट्टी मांग रही थी। जब मैनेजर ने उसे छुट्टी देने के बदले एक शर्त मानने को कहा। जब वीडियो में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है कि मैनेजर गाल पर उंगली रखते हुए महिला टीचर से पप्पी देने के लिए कह रहा है। इतना ही नहीं, मैनेजर आगे कहता है कि एक पप्पी दे दो और फिर छुट्टी की चिंता खत्म हो जाएगी। महिला टीचर ने तुरंत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि ये गलत बात है, मैं ऐसा कतई नहीं
नहीं कर सकता हूँ। जब वीडियो वायरल होने के बाद मैनेजर ने खुद को बचाने के लिए महिला पर आरोप लगाया है कि ये सब उसे बदनाम करने की साजिश है। हालांकि वीडियो देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि महिला टीचर ने मैनेजर की इस हरकतों को सबके सामने लाने के लिए ये वीडियो बनाया है। जब ये घटना पूरे इलाके में हरकत मच गया है और फिर लोगों में आक्रोश है। इस घटना से समाज में नैतिकता और फिर पेशेवर आचरण की गंभीरता को लेकर के एक बार फिर से सवाल उठ खड़ा हुआ है। जब महिला शिक्षकों के साथ होने वाली ऐसी घटनाएं न केवल उन्हें मानसिक और फिर शारीरिक रूप से प्रभावित करती है, बल्कि शिक्षा प्रणाली और फिर समाज पर भी गहरा असर डालती है। इस घटना ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, बिहार में इन दिनों कुदरत का अलग प्रकार का खेल देखा जा रहा है। उत्तर और फिर दक्षिण बिहार की कई नदियां एक साथ सूखे और फिर बाढ़ दोनों झेल रही है। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और सीतामढ़ी, तो दक्षिण बिहार में नालंदा, पटना और नवादा जिले की नदियों में ऐसी हालात बन गए हैं। आमतौर पर पहले स्थिति दक्षिण बिहार के जिलों की नदियों में अधिक देखने को मिलती थी। यहाँ की नदियां सामान्य दिनों में सूखी रहती थी। मानसून के समय में भी इसमें कुछ ही दिनों के लिए पानी आता है। उत्तर बिहार में ऐसी स्थिति कम ही होती है। इस बार बारिश में भी पटना समेत 8 जिलों की कुछ नदियों में मापने योग्य पानी बचा हुआ है, जहाँ अर्थात वहाँ जलस्तर अभी भी गैज स्तर से भी नीचे है। जब पानी में बहाव नहीं है, बारिश का पानी जहाँ तहाँ जमा है। जल संसाधन विभाग के विशेषज्ञ इसलिए हैरान है कि जब ज्यादातर नदियां उफान है, यानी कि ज्यादातर नदियों में पानी लबालब है, तो फिर कुछ नदियां सूखी क्यों है? प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से ये स्थिति खतरनाक है। जल से बाढ़ आ गई है, बाढ़ से परेशान है। दोस्तों, मानसून बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन के काम पर ब्रेक लग जाता है। इस कारण से सरिया और फिर सीमेंट के दामों में भारी कमी आई है। जब पिछले कई दिनों से सरिया सीमेंट के दामों में भारी कमी देखने को मिल रही है। लोग जो भी अपना कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वे लोग इस समय सरिया सीमेंट के लेटेस्ट रेट जानने के को उत्सुक हैं। ऐसा इसलिए कि जैसे ही रेट कम हो तो फिर वे सरिया और सीमेंट का स्टॉक कर लें। जब हम आपके लिए रोजाना सरिया और सीमेंट के लेटेस्ट दाम लेकर के आते हैं और आपको केडीबी लैब के माध्यम से बताते हैं, तो आइए हम आज की लेटेस्ट रेट आपको बता रहे हैं। सरिया और सीमेंट के लेटेस्ट रेट क्या है? तो साइज के हिसाब से अगर सरिया के बारे में बात किया जाए तो 6 mm सरिया रेट 6,500 रुपए प्रति क्विंटल, 10 mm सरिया रेट 5,800 प्रति क्विंटल, 12 mm सरिया रेट 5,800 रुपए प्रति क्विंटल, 16 mm सरिया रेट 8,300 रुपए से 8,500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। वहीं पर सीमेंट का दाम के बारे में अगर बात किया जाए तो बिरला सीमेंट 400 रुपए प्रति बोरी, लक्ष्मी सीमेंट 390 रुपए, ACC सीमेंट 390 रुपए, अल्ट्राटेक सीमेंट 380 रुपए, अंबुजा सीमेंट 330 रुपए और श्री सीमेंट 350 रुपए, बांगर सीमेंट 330 रुपए, डालमिया सीमेंट 430 रुपए, जेपी सीमेंट 360 रुपए बोरी बिक रही है। ये आज की रेट है। ओलंपिक में 50 किलोग्राम कुश्ती के फाइनल मुकाबले से कुछ ही घंटे पहले पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद देश के कई दिग्गज नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। इसी क्रम में नीतीश कुमार कैबिनेट के खेल मंत्री और बीजेपी नेता सुरेंद्र मेहता का भी बयान सामने आया। जहाँ खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता का बयान हैरान कर देने वाला है। जहाँ उन्हें ये नहीं पता है कि विनेश फोगाट किस राज्य की रहने वाली है। उन्होंने विनेश फोगाट को बिहार का बता दिया है। जी, जबकि ये खेल मंत्री है। बताइए, ये बिहार का खेल मंत्री है और इनको ये नहीं पता है कि विनेश फोगाट बिहार की रहने वाली नहीं है, बल्कि हरियाणा की है। लेकिन इनकी जानकारी को देख करके हैरान होती है कि ये हमारे खेल मंत्री है। तो आप सोच सकते हैं कि खेल का आलम क्या होगा हमारे खेल के क्षेत्र में। दरअसल बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान पत्रकारों ने पूछा कि पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? इस पर सुरेंद्र मेहता ने कहा कि ये काफी दुख का विषय है कि बिहार हमेशा इस क्षेत्र में छट करके चला आता है और पीछे हो जाता है। लेकिन एक चीज पर हम लोग भरोसा रखिए, भारत सरकार की मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। उन्होंने खेलो इंडिया का गठन किया। पीएम मोदी ने नारा भी दिया, मेडल लाओ, नौकरी पाओ। पूरे देश में खेलने वाले बच्चों को में उत्साह है, सभी लोग उत्साहित हैं और इस दिशा में काफी मेहनत की जा रही है। सरकार का ये बजट भी बहुत बड़ा बनने जा रहा है। खेल के क्षेत्र में ये देश आगे बढ़ेगा। उसके बाद सुरेंद्र मेहता ने कहा कि बिहार के बारे में जो आपने कहा उससे काफी दुख हुआ कि हमारे खिलाड़ी छट करके आ रहे हैं, लेकिन जो छट गए हैं उनका मनोबल काफी हाई है, वह फिर से लड़ करके खेलेंगे। लेकिन अब बिहार सरकार ने भी फैसला लिया है कि सभी खेलों के लिए हम स्टेडियम बनाएंगे और बच्चों को भी मौका देंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में अगर आप डेयरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के लोगों को गाय भैंस खरीदने के लिए पैसे देगी। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों, बेरोजगार युवक युवतियों को सरकार के द्वारा 2, 4, 15 एवं 20 दुधारू मवेशियां खरीदने पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 15 अगस्त 2024 से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन शुरू होगा। आपको बता दें कि 2 दुधारू मवेशी का लागत मूल्य 1,74,000 रुपए है,
जिससे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति को 1,30,500 और फिर सभी वर्ग को 87,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। वहीं पर 4 दुधारू मवेशी हेफर के लिए सामान्य वर्ग को 1,95,200 और फिर अन्य वर्गों को 2,92,800 अनुदान मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और मवेशी पालते हैं, मवेशी पालने का शौक रखते हैं, अगर नहीं भी पालते हैं फिर भी आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो आप इसका लाभ लेकर के रोजगार, एक बढ़िया रोजगार का जरिया बना सकते हैं। दोस्तों, बिहार में प्रधानाध्यापक बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अब 50% आरक्षण के आधार पर ही प्रधानाध्यापकों की भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पत्र के माध्यम से जिलों को निर्देश जारी करते हुए प्रधानाध्यापकों की भर्ती में 50% आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है। दोस्तों, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल आज खगड़िया पहुंचे। वहां पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर के हमला बोला। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने पर दिलीप कुमार जायसवाल ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता इस मामले में को लेकर के खामोश क्यों है, उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता रहती है। ये वह तुष्टिकरण में लगे रहते, जबकि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में शांति कायम हो। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत ने शरण दिया, वो एकदम सही है। जब परोपकार और फिर मानवता के लिए ही इंसान का जन्म हुआ है। बांग्लादेश में शांति होना चाहिए, या किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और फिर हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन वाले सब भी साधे बैठे हैं। ये कहना है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का, जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पेश हो गया है। जब बिल पेश होते ही संसद में जोरदार हंगामा शुरू हुआ। बिल पर चर्चा करने के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल जो लाया गया है, ये अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत, राजनीति के तहत हो रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनने की पहले से प्रक्रिया है, उसमें नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का क्या मतलब है। जिला अधिकारी के इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना चाहता हूँ। भाजपा अपने हताश और निराश है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सीट पर खड़ा हो गए, जब उन्होंने कहा कि इस तरीके की बात आप नहीं कर सकते, आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षण नहीं हो। वहीं पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपसे सीनियर है, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आसान पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव ने इससे पहले कहा था कि अध्यक्ष महोदय, आपके भी अधिकार कम किए जा रहे हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे। इस पर अमित शाह ने विरोध जताया। अमित शाह ने कहा कि अध्यक्ष के अधिकार का आप संरक्षक नहीं हैं। दोस्तों, बिहार के निवासी आय और जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के माध्यम से बना सकते हैं। जहां आपको बता दूं कि सरकार आय और निवासी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दूं कि आय निवासी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया बहुत पहले ही लागू की जा चुकी है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी इसके बारे में सही से पता नहीं है और लोग अभी भी कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं आय और निवासी बनाने के लिए। इस प्रक्रिया को लागू हुए सालों हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बिहार के कुछ लोगों को अब तक के बारे में नहीं पता है कि ये चीज ऑनलाइन भी होता है। आपको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन करने के 2 सप्ताह के अंदर आपका ये प्रमाण पत्र आपको दे दिए जाते हैं, ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाता है, जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं और फिर सभी जगहों पर इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दूं कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट है www.serviceonline.bihar.gov.in। इस वेबसाइट में जाकर के सर्च करें। उसके बाद सबसे पहले खुद को इस पर रजिस्टर करके लॉगिन और पासवर्ड बना लें। इसके बाद अब आप लॉगिन करें और अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आप जो भी प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और आपके सामने में एक फॉर्म खुल जाएगा। जहां इसके बाद फॉर्म को सही आप भर दें और फिर मांगे गए दस्तावेज को अपलोड कर सबमिट कर दें। आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। दोस्तों, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को हाल ही में एक अनोखे स्वागत का सामना करना पड़ा, जहां घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने उनकी कान पकड़ करके उन्हें वहां से भगा दिया, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जब पश्चिमी चंपारण जिले के एक छोटे से गाँव में हुई इस घटना ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। जब डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल गाँव में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो फिर वहाँ पर स्थित एक स्थानीय महिला ने अचानक उनका कान पकड़ लिया और उन्हें वहाँ से निकाल जाने को कहा। यह दृश्य कैमरों में कैद हो गया और जल्द
ही वायरल हो गया। जब महिला का कहना है कि वह लंबे समय से स्थानीय समस्याओं की अनदेखी से परेशान थी और वह इसको लेकर के अनोखे तरीके से विरोध करना चाहती थी। उन्होंने संजय जायसवाल, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पर आरोप लगाया है कि वे चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पा रहे। इसके लिए उन्होंने संजय जायसवाल पर आरोप लगाया है कि चुनावी वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं और गाँव की बुनियादी सुविधाओं को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। जब महिला ने इस तरह से अपना विरोध दर्ज किया है और संजय जायसवाल को कान पकड़ करके बाहर भेज दिया। इस घटना के बाद बीजेपी और फिर स्थानीय प्रशासन दोनों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेताओं ने इसे एक अशोभनीय हरकत बताते हुए कहा कि इस तरीके के कुतर्कों से पार्टी के कार्यों की समीक्षा नहीं की जा सकती है। वहीं पर स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और महिला के खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया है। एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आई है, जहां पर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी के बड़े अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। जब मिल रही जानकारी के अनुसार चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि सीबीआई की टीम ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संदीप यादव को 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। यहाँ संदीप यादव ईडी हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं, जहाँ उनके खिलाफ मुंबई के एक ज्वेलर ने सीबीआई से रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। ईडी ने दर्ज मामले में जौहरी के बेटे को राहत देने के एवज में संदीप यादव जौहरी से रिश्वत की डिमांड की थी। शिकायत के बाद सीबीआई के अधिकारियों ने जाल बिछाया और फिर ईडी के अधिकारी को 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की खबरें चिंताजनक है। बांग्लादेश की सरकार और फिर अधिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यक के जीवन और फिर संपत्ति की रक्षा करना कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा है कि हम लोगों के बीच ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि देश के बहुसंख्यक मुस्लिमों के कई लोग अल्पसंख्यक समुदाय के घरों को पूजा स्थलों की रक्षा कर रहे हैं। यह आदर्श होना चाहिए और इस पर सभी को अमल करना चाहिए। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर के बीजेपी नेता अजय आलोक ने इसको लेकर के भारत में धर्मांतरण पर सख्त कानून की वकालत करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा था। अजय आलोक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि बांग्लादेश में इस्लामिक तख्ता पलट होते ही हिंदुओं को मारा जाने लगा। जब घर में घुसे प्रदर्शनकारी अगर हम नहीं सुनिश्चित तो फिर 20-30 साल बाद ये दृश्य भारत के राज्यों में भी हो सकता है। यह जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, धर्मांतरण पे और सख्त कानून होना चाहिए। अब हमारे पूर्व और फिर पश्चिम में इस्लामिक दहशतगर्द बिना रोक टोक रहेगा। बीजेपी नेता अजय आलोक ने अपने पोस्ट में आगे कहा था कि फिलिस्तीन के मुसलमानों पर खुलकर दर्द छलकने वाली प्रियंका गांधी और असदुद्दीन ओवैसी अब बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर के मौन व्रत धारण कर लेंगे। एक भी मुसलमान नेता या फिर मौलवी अपील नहीं करेगा कि हिंदुओं को मत मारो। ये बातें देश को समझनी पड़ेगी। लेकिन अजय आलोक का ये दावा बिल्कुल झूठा निकला, क्योंकि अजय आलोक की कहने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की है कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको रोकना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। भारत सरकार को भी कदम उठानी चाहिए। जो भी प्रोसीजर हो, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जैसे बात रखा जाता है उस तरह से रखना चाहिए। लोकसभा में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। वहीं पर यह बिल पेश होते ही सदन में जमकर के हंगामा होने लगा। विधेयक पारित होने पर सरकार को वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने में बड़ी भूमिका मिलेगी। हालांकि विपक्षी सांसदों ने इसकी निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक और फिर कठोर बताया है। वहीं पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्थान की स्वतंत्रता में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। या किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए। ये विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिला है। मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष की सारी आकांक्षाओं को दूर किया जाएगा। ये विधेयक किसी का हक लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अधिकार दिलाने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी उनका अधिकार नहीं मिला है। इस विधेयक से संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है। जिन्हें हक नहीं मिल रहा है उन्हें हक देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के जरिए स्नातक पास लड़कियों के बैंक खाते में सीधे 50,000 रुपए की मदद की जाती है। अगले चरण में सरकार करीब 70,000 छात्रों को इस योजना का लाभ देगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए नीतीश सरकार ने 200 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना नीतीश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती
जाती है। बिहार राज्य की लगभग 1.5 करोड़ पढ़ने वाली बालिकाएं इस योजना का लाभ बारी बारी से उठा सकती है। इस योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिलता है। कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में पढ़ रही बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करना है। इस योजना के अंतर्गत जब ग्रेजुएशन की डिग्री कोई भी कन्या प्राप्त करती है तो फिर उसे सरकार की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। किशनगंज से सटे बंगाल के इस्लामपुर में सैकड़ों बांग्लादेशी भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं कि किस कदर ये सभी बांग्लादेशी है जो कि किशनगंज के रास्ते भारत में प्रवेश करने की फिराक में लगे हुए हैं। और खास करके किशनगंज से सटे इस्लामपुर में, क्योंकि किशनगंज बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है और बंगाल में ही पड़ता है बांग्लादेश का बॉर्डर, लेकिन किशनगंज के पास ही है। अब यहाँ पर किशनगंज में सैकड़ों बांग्लादेशी भारत में प्रवेश करने की फिराक में है। जैसे कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश में उथल पुथल हो गया है, जहां वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना हुए देश छोड़कर के भाग गई है और अभी बांग्लादेश जल रहा है। अब बहुत से लोग बांग्लादेश छोड़कर के भारत आने की फिराक में हैं। इसी को लेकर के ये ताजा मामला सामने आया है कि किशनगंज से सटे बंगाल के इस्लामपुर में सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किशनगंज के रास्ते। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में भीषण हिंसा के चलते शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ने और फिर भागने के लिए मजबूर होने के बाद बांग्लादेश में अनिश्चितता व्याप्त है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को संसद भंग कर दी और नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को अंतर्राष्ट्रीय सरकार का प्रमुख नियुक्त किया, जिसके बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल और फिर हिंसा जारी है। ये सभी बांग्लादेश के भीतर प्रदर्शनकारियों द्वारा हमले की आशंका से प्रेरित थी, जहां सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में शरण मांगने लगे। इसके बाद बीएसएफ कमांडेंट अजय शुक्ला और इस्लामपुर के पुलिस अधिकारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी को वापस लौटाया, जहां सभी बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में शरण मांगने लगे। जिसके बाद बीएसएफ कमांडेंट अजय शुक्ला और फिर इस्लामपुर के एसपी जोबी थॉम्स समेत पुलिस अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी को वापस लौटाया। जिसके बाद से किशनगंज जिले से सटे भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट जारी कर दी गई है और भारी मात्रा में बीएसएफ जवान और अधिकारी तैनात होकर के सीमा पर नजर आए हुए हैं। इस पर बीएसएफ के अधिकारी ने बताया है कि बांग्लादेश के ग्रामीणों का एक समूह सीमा के पास पहुंचा, जिससे थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ। बीएसएफ कर्मी तुरंत समूह से भिड़ गए और बिना किसी प्रतिकूल घटना के स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया। जिसके बाद ग्रामीण अपने घरों को लौट गए और बीएसएफ बल हाई अलर्ट पर है, जहां हमारी सेनाएं स्थिति पर बारीकियों से नजर रख रही है और किसी भी घटनाक्रम का जवाब देने के लिए तैयार है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। जी हां, बिहार की किसी भी खबर को या फिर किशनगंज की किसी भी खबर को केडीबी लाइव ऐप में आप मात्र 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। उसी खबर को अगर आप फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 4-5 मिनट ले लिया जाता है, 3 मिनट तो कम से कम ले ही लिया जाता है, जिससे आपके समय की बर्बादी होती है। तो इसमें अगर आप भी अपने समय की कदर करते हैं तो केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस ऐप में आप खबर को देखने के साथ साथ खुद से खबर को पोस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि जिस भी खबर को आप पोस्ट करेंगे आपके खबर को दूसरे लोग देखेंगे भी केडीबी लाइव ऐप में। जी हाँ, ये ऑप्शन दिया गया है, ये आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ उसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा, क्योंकि अकाउंट बना लेंगे तभी आप खबर को पोस्ट कर पाएंगे, लाइक कर पाएंगे, एक दूसरे को फॉलो कर पाएंगे, मैसेज कर पाएंगे, बहुत सारी सुविधा दी गई है। ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।